नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए किए गए बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने प्रयागराज में घरों के ध्वस्त करने के लिए यूपी सरकार की आलोचना की है और फटकार लगाते हुए ये कहा है कि जो आर्टिकल 21 है उसके कुछ मायने होते हैं, कुछ मीनिंग होते हैं। तो इसी मामले की आज चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या और भारत में घरों के विध्वंस करने से जुड़ी हुई कानूनी जो प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रावधान है, वो क्या कहते हैं। क्या बिना नोटिस के तोड़फोड़ वैध है? आर्टिकल 21 का जो उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसके बारे में देखेंगे कि आखिर आर्टिकल 21 क्या कहता है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसके अधिकार के मायने क्या होते हैं। इसी के संदर्भ में आर्टिकल 21 की जो न्यायिक व्याख्या है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे और आर्टिकल 300A जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या हमें प्रदान करता है, उस पर चर्चा करेंगे और फिर देख लेंगे कि न्यायिक निर्णय के उदाहरण कौन कौन से हैं जो इस मामले से जुड़ते हैं। नगर निगम और नगर पालिका के जो कानून हैं उन पर चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि विध्वंस की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, उसके संदर्भ में कौन सी महत्वपूर्ण बातें हमें जाननी चाहिए। यही सारे मुद्दे हैं जिन पर आज के एपिसोड में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि टॉपिक क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर एक्शन पर जो नाराजगी है यही आज मुद्दा है और यही चर्चा में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए वहां पर जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उस पर नाराजगी व्यक्त की है। बात करें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, तो देखिए यहाँ पर मामला जो जुड़ता है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। याचिकाकर्ता के जो वकील है उन्होंने ये तर्क दिया कि राज्य ने गलत तरीके से उनकी जमीन को गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद से जोड़ दिया, जिनकी 2023 में हत्या कर दी गई थी। विध्वंस के शिकार लोगों में वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और 2 विधवाएं हैं और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। ये पूरा मामला प्रयागराज से जुड़ा है। कोर्ट ने प्रयागराज के एक वकील, एक प्रोफेसर हैं और अन्य जो 3 लोग हैं जिनके नाम यहाँ पर हमने बताए, इनका उल्लेख किया और इन्हीं के जो घर हैं उनके घरों के ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसकी आलोचना चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने की है और उसके संदर्भ में आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 21 जो है 21 है उसके कुछ मायने होते हैं। न्यायालय ने हाल ही में दिए गए इस फैसले पर इशारा करते हुए कुछ महत्वपूर्ण जो ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं उनसे जुड़े हुए मामलों का भी उल्लेख किया है और कुछ खास दिशा निर्देश दिए हैं। तो मामला यहीं से जुड़ता है, प्रयागराज से जुड़ा हुआ ये मामला है और याचिकाकर्ता के वकील ने पूरी तरह से आर्गुमेंट दिया है कि राज्य ने गलत तरीके से उनकी जो जमीनें हैं उन जमीनों को गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद से जोड़ दिया और अतीक अहमद की पहले ही कहें तो हत्या 2023 में हो चुकी है और जो विध्वंस की प्रक्रिया हुई है उसमें जो शामिल हैं ये लोग हैं, वकील जुल्फिकार हैदर हैं, एक प्रोफेसर हैं और अली अहमद हैं, इनके साथ ही 2 अन्य व्यक्ति हैं। याचिकाकर्ता का ये भी दावा था कि अपनी भूमि के वैध वो पट्टेदार थे और उन्होंने अपनी संपत्ति को फ्री होल्ड में बदलने की लिए आवेदन प्रक्रिया भी डाली थी। इसके बावजूद बिना पर्याप्त समय दिए उनके जो घर हैं उनको गिरा दिया गया। जो भी इस घटनाक्रम में जो प्रभावित लोग हैं उनको विध्वंस से ठीक 1 दिन पहले नोटिस जारी की गई और उन्हें कोई कानूनी चुनौती देने के लिए पर्याप्त जो समय है, जो अवसर है, वो नहीं प्रदान किया गया, जिससे न्यायालय ने इस कार्रवाई को अनुचित करार दिया है और इसी कारण से ये जो मामला है ये एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। अब थोड़ा सा बात करें कि भारत में जो घरों के विध्वंस करने से संबंधित आखिर जो कानूनी प्रावधान है वो है क्या, और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि ये बात कही जा रही है कि क्या बिना नोटिस तोड़फोड़ की जो घटना है, जो तोड़फोड़ की क्रिया है, क्या ये वैध है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इसमें ये कही गई बात है कि किसी भी व्यक्ति की जो संपत्ति है, उसका जो एसेट है, उसे तोड़ने
या उसे ध्वस्त करने के लिए भारत में कुछ कानूनी प्रावधान पहले से निर्मित किए गए हैं। ये उस व्यक्ति की जो संपत्ति है, उसका जो अधिकार है, उसको कहीं ना कहीं निर्धारित करते हैं। और ये जो प्रावधान है, ये संविधान, नगर निगम जो अधिनियम है, भूमि जो अधिनियम है और जो न्यायालय है, उनके फैसले पर आधारित होते हैं और इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उल्लेख किया है, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आर्टिकल जो 21 है उसके कुछ मायने होते हैं। तो थोड़ा सा हम देखते हैं संवैधानिक जो प्रावधान है आर्टिकल 21 और जो आर्टिकल 300A है। जो 21 है ये क्या कहता है, तो ये मूल रूप से जो जीवन है, जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, उसका अधिकार प्रदान करता है। और जो 300A है ये हमें संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। तो एक एक करके दोनों पर हम चर्चा करें। पहले आर्टिकल 21 की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये दो बातें महत्वपूर्ण है कि जीवन जीने का जो अधिकार है, जो उसकी आज़ादी का अधिकार है, ये उस व्यक्ति को ये आर्टिकल 21 प्रदान करता है। भारतीय संविधान में बाकायदा इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उससे विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। बाकायदा उसके अलावा कोई और कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि उसको उसके जीवन और उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाए। इसके लिए स्वतंत्रता के और विधि के द्वारा जो भी स्थापित प्रक्रिया है उसको ही अपनाना होगा। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो जीवन का जो अधिकार है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें केवल शारीरिक अस्तित्व, जो कि सांस लेना हम कह सकते हैं, यही नहीं शामिल है, बल्कि ये भी कहा गया है कि जीवन का अधिकार का मतलब होता है सम्मान पूर्वक और गरिमामय पूर्ण जो जीवन है वो जीने का अधिकार आर्टिकल 21 हम सभी को प्रदान करता है। व्यक्तिगत अगर स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो देखिए व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसका मतलब इतना है कि सरकार किसी भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको मनमाने ढंग से नहीं छीन सकती है जब तक कि कानून के द्वारा वो उचित ठहराई न जाए। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आर्टिकल 21 की न्यायिक व्याख्या पर प्रकाश डालें तो देखिए इसमें कहा गया है सम्मान पूर्वक जीवन का अर्थ, यानी कि ये जो मामला है ये काफी पुराना है। मेनका गांधी वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया 1978 ये मामला है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जीवन का जो अर्थ है वो केवल शारीरिक अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि क्या है कि एक गरिमामय और सुरक्षित जो जीवन है वो जीने का अधिकार इसमें शामिल है। ये बात कही गई थी। इसके अलावा देखें तो इसमें यह भी बात कही गई थी कि आवास का अधिकार, और ये भी मामला 1985 है। इसमें मुंबई में एक फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि जो आवास है, रहने का जो स्थान है, ये जीवन का एक अनिवार्य अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 21 के तहत बिना किसी उचित पुनर्वास किसी को विस्थापित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो जबरन बेदखली का जो अवैध का जो मामला है ये 2019 में एक अजय माकन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है, जिसके संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के झुग्गियों को हटाना क्या है, अवैध है। और ये आर्टिकल 21 का क्या करता है, उल्लंघन करता है। तो ये हमने व्याख्या देख ली कि आखिर जो आर्टिकल 21 है ये हमें कौन से अधिकार प्रदान करता है और हमारे संविधान में इसकी क्या व्याख्या की गई है, और अगर इसके हम न्यायिक व्याख्या की बात करें तो उसमें इसका मीनिंग क्या होता है। दूसरा आर्टिकल है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 300A ये हमें क्या अधिकार प्रदान करता है, तो ये संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 300A है यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से केवल कानून के द्वारा ही या उसके द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया के तहत ही बेदखल किया जा सकता है, उसके अलावा कोई प्रक्रिया नहीं है। और मूल रूप से बात कही गई कि संपत्ति का जो अधिकार है ये संविधान के
जो मूल अधिकार है आर्टिकल 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 उसी का अभिन्न हिस्सा है। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 था, उस संविधान संशोधन के तहत इसे मूल अधिकारों से हटा दिया गया और बाद में कानूनी अधिकार के रूप में इसे 300A में जोड़ दिया गया। अब इसके जो प्रमुख तत्व हैं, अगर उनकी हम बात करें कि जो आर्टिकल 300A है, जो हमें संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है, अगर इसके कुछ महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि क्लाज है उन पर हम चर्चा करें तो इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया के बिना संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। सरकार केवल कानून के द्वारा जो भी निर्धारित प्रक्रियाएं हैं उनके अनुसार ही किसी भी व्यक्ति के संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है और किसी संपत्ति का जो जब्तीकरण है, जो अधिग्रहण है सरकार के द्वारा या फिर विध्वंस करने की जो तरीके हैं वो मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता। यदि सरकार संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहती है तो उसे उस व्यक्ति को उचित जो मुआवजा है, जो कानूनी नोटिस है, वो अनिवार्य रूप से देना होगा। ये प्राथमिक शर्त है। और यदि सरकार या कोई सरकारी जो एजेंसी है बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा करती है, तोड़फोड़ करती है, उसे गिरा देती है या उसे नष्ट करती है, तो ये आर्टिकल 300 जो ए है, जो संविधान में बाकायदा इसका उल्लेख है, उस संविधान के इस आर्टिकल का उल्लंघन माना जाएगा। ये बात स्पष्ट तौर पे संविधान में दर्ज की गई है। तो ये दोनों आर्टिकल थे जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, इन पर हमने चर्चा की। ऐसे ही बहुत सारे जो न्यायिक निर्णय हैं उनका उदाहरण हम ले सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो मामला है ये विशंभर दयाल जो चंद्र मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ जो यूपी है 1982 का मामला है। इसमें क्या कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को जबरदस्ती नहीं ले सकती है जब तक कि उचित कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई हो। और दूसरा जो मामला है केटी जो प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ जो कर्नाटका है, ये 2011 का मामला है। इसमें कोर्ट ने पूरी तरह से क्लियर किया कि जो राज्य सरकार है उसको संपत्ति अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजा पहले देना होगा, उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा, तभी इस तरह के मामले वो निपटा सकती है। एक और मामला है विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2020 का। इसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के द्वारा एक वृद्ध महिला की संपत्ति के जबरन अधिग्रहण को अवैध करार दिया है और उसे मुआवजा देने का आदेश दिया। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा देखें तो इस तरह के मामलों से जुड़ते हैं। अगली जो बात है वो है नगर निगम और नगर पालिका कानून का। इसके बारे में अगर देखें तो राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले जो नगर निगम है और जो नगर पालिकाएं हैं उनके अपने अलग से कानून होते हैं, प्रक्रिया होती है जिसके तहत अवैध निर्माणों को हटाने की कह सकते हैं कि घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे कुछ उदाहरण ले सकते हैं, दिल्ली में दिल्ली नगर निगम जो अधिनियम 1957 है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 है और महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर जो योजना अधिनियम 1966 है। तो ये अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे कि जो भी वहाँ पर नगर निगम है, जो नगर पालिकाएं हैं, तो उनके अपने अलग तरीके के कुछ कानूनी प्रक्रियाएं जिसके तहत वो अपने कार्यों को संपादित करती हैं। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें तो विध्वंस की जो कानूनी प्रक्रिया है, आखिर ये क्या है, किसी भी एसेट को, किसी भी घर को विध्वंस करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, कैसे उसका निपटारा किया जाता है, उस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। देखिए यदि किसी संपत्ति को अवैध घोषित किया जाता है और उसे गिराया जाना है तो कुछ खास प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। जैसे जो सबसे स्टार्टिंग होती है, इसके लिए नोटिस बाकायदा जारी की जाती है। नगर निगम या जो भी विकास प्राधिकरण के तहत ये मामला आता है तो नगर निगम या जो विकास प्राधिकरण संपत्ति मालिक है उसको 15 से लेकर 30 दिन पहले एक नोटिस जारी की जाती है, रिलीज की जाती है और इस नोटिस में ये पूरा क्लियर किया जाता है, ये स्पष्ट किया जाता है कि आखिर ये जो ध्वस्तीकरण की बात कही जा रही है, निर्माण जो अवैध माना जा रहा है, वो क्यों माना जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। इसके लिए उस नोटिस में बाकायदा
उल्लेख किया जाता है और ये बताया जाता है, ये स्पष्टीकरण दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि फिर उत्तर देने का उस व्यक्ति को अवसर भी प्रदान किया जाता है। जो भी संपत्ति मालिक होता है उसे कानूनी रूप से ये अधिकार प्रदान किया जाता है कि वो नोटिस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। संबंधित जो भी प्राधिकरण है उसके समक्ष अपनी जो भी दलील है वो प्रस्तुत कर सके और उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सके। यदि संपत्ति मालिक को लगता है कि उसके ऊपर जो कार्रवाई होने वाली है वो गलत है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील इसके लिए कर सकता है। उसके बाद विध्वंस का अगर आदेश आता है, यदि अदालत या जो भी रिलेटेड प्राधिकरण है वो मालिक की जो अपील है कि उसके ऊपर जो कानूनी प्रक्रिया ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस आया है वो उस नोटिस को अगर जो भी अदालत है या जो रिलेटेड प्राधिकरण है वो खारिज कर देता है तो निर्धारित समय के बाद जो संपत्ति है उसे गिराया जा सकता है। लेकिन ऐसे कई सारे मामले अपने देश में देखने को मिलते हैं जिसमें जो अदालतें होती हैं इस मामले में तत्काल जो विध्वंस होने की प्रक्रिया है उसे रोक देती हैं। तो इस तरह के मामले अपने देश में अक्सर देखने को मिलते हैं। अब बात करें कि कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें विध्वंस करने की बात कही जाती है। कुछ मामले हैं जिनमें सरकार या प्रशासन बिना पूर्व नोटिस दिए भी किसी भी संपत्ति को क्या कर सकता है, विध्वंस कर सकता है, उसे नष्ट कर सकता है। अब कौन कौन सी जो परिस्थितियां हैं उन पर हम बात करते हैं। तो पहला है अवैध अतिक्रमण। यदि कोई व्यक्ति सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कर लेता है तो प्रशासन उसे हटाने के लिए जरूरी नहीं कि उसको नोटिस जारी करे। प्रशासन चाह सकता है तो अवैध इस अतिक्रमण के लिए वहां ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया कर सकता है। इसके अलावा देखिए आपातकालीन जो स्थिति है इसमें भी किसी नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि कोई इमारत ढहने की कगार पर है वो कभी भी गिर सकती है और उससे लोगों के हताहत होने की समस्या आ सकती है, या कहें सार्वजनिक स्तर पे सुरक्षा के लिए वो जो भी बिल्डिंग है, जो घर है वो खतरा है, तो सरकार बिना नोटिस के ऐसे जो भी घर होते हैं उन्हें ध्वस्त कर सकती है, उन्हें नष्ट कर सकती है। आपराधिक मामलों में भी कार्रवाई की जाती है। जैसे यदि कोई संपत्ति या कोई कहे तो गतिविधि जैसे आतंकवाद, माफिया, गैंगस्टर या इस तरह से किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई है तो विशेष कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो ये कुछ विशेष मामले हैं जिसमें बिना नोटिस के ही क्या कर सकते हैं कि सरकार या जो भी प्रशासन है वो बिना पूर्व नोटिस के ध्वस्तीकरण कर सकता है। तो ये कुछ अधिकार थे जिन पर हमने बात की। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल जो 21 है वो केवल शारीरिक जीवन जीने तक सीमित नहीं है बल्कि गरिमामय जीवन भी इसमें शामिल है। और विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास और मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने बात कर ली कि सुप्रीम कोर्ट की जो बुलडोजर एक्शन है उस पर नाराजगी आखिर क्यों जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में बिना कानूनी जो प्रक्रिया है उसे अपनाए किए गए बुलडोजर एक्शन पर क्यों नाराज है, और कोर्ट ने प्रयागराज में घरों के ध्वस्त करने के लिए जो यूपी सरकार है उसकी आलोचना क्यों की है, क्यों कहा है कि आर्टिकल 21 के भी कुछ मायने होते हैं। तो ये सारे बिंदु थे जिन पर आज हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।